जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं राम सिंह की जो रचना की बात करते हैं। तो यहाँ पर पावुर दोहा। ये जो क्लासेस चल रही है साथियों, ये स्कूल व्याख्याता और स्कूल वरिष्ठ अध्यापक यानी कि फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, साथ ही साथ वर्ग 1 वर्ग 2 या फिर आप किसी भी राज्य से हिंदी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हो, यानी हिंदी विषय से शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हो, वो व्याख्याता हो या वरिष्ठ अध्यापक हो या फिर वो साथियों पीजीटी टीजीटी या ये सभी आप जानते हो, नेट सेट आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, तो साथियों ये क्लास बहुत ही आपके लिए उपयोगी होगी और बहुत बेहतरीन क्लास है साथियों। आप क्लास को अंत तक देखिए, आपको खुद महसूस होगा कि क्लासें किस प्रकार की है। साथियों, मैं आपको ऐसा मैटर उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा जो आपको शायद एग्ज़ाम में यानी कि इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। इस प्रकार से मैं आपको मैटर उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा साथियों। तो बात करते हैं राम सिंह, और राम सिंह की रचना का नाम है पाहुड़ दोहा। हम पढ़ रहे हैं साथियों आदिकाल हिंदी साहित्य का। आदिकाल हिंदी साहित्य के आदिकाल में एक आता है अपभ्रंश साहित्य। तो यहाँ पर अपभ्रंश साहित्य के कवि और उनकी रचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं अपन। अपभ्रंश आदिकाल में अपभ्रंश के कवि और उनकी रचना, यानी अपभ्रंश में कौन कौन से कवि हुए और उन्होंने कौन कौन सी रचना की है साथियों। पाहुड़ दोहा का अर्थ की बात करते तो ये होता है दोहों का उपहार। इस रचना में इंद्रिय सुख और सांसारिक सुख दोनों की निंदा की गई है साथियों। इसे आदिकाल का दार्शनिक काव्य भी कहा जाता है। इसे पाहुड़ दोहा को आदिकाल का दार्शनिक काव्य भी कहा जाता है। और राम सिंह राजस्थान के निवासी थे प्रिय साथियों। कहाँ के निवासी थे? राजस्थान के निवासी। तो आपको याद रखना है राम सिंह की रचना का नाम पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा का अर्थ होता है दोहों का उपहार। इस रचना में इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों की निंदा की गई है। इसे आदिकाल का दार्शनिक काव्य भी कहा जाता है। कवि राम सिंह राजस्थान के निवासी थे साथियों। आगे बात करते हैं तो अगला जो कवि आता है साथियों अपना आता है जीन धर्मसूरी, जिनकी रचना का नाम है उपदेश रसायन। क्या है? जीन धर्मसूरी और इनकी रचना का नाम है उपदेश रसायन। इस कृति को धार्मिक रास काव्य परंपरा की प्रथम रचना माना जाता है। किसको? उपदेश रसायन। इस कृति को धार्मिक रास काव्य परंपरा की प्रथम रचना माना जाता है और जैन काव्य परंपरा का ये प्राचीनतम ग्रंथ है साथियों। यानी कहने का मतलब ये है कि जिन कवियों को हम अपभ्रंश में पढ़ रहे हैं साथियों, ये समस्त कवि जैन काव्य में भी पढ़े जाते हैं। यानी कि हिंदी आदिकाल का जो साथियों जैन काव्य है वो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है साथियों। तो जैन काव्य परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो जिन धर्मसूरी की रचना है उपदेश रसायन। इस कृति को धार्मिक रास काव्य परंपरा की प्रथम रचना माना जाता है और जैन काव्य का यह प्राचीनतम ग्रंथ है। आगे बात करते हैं साथियों, अगला आता है अपना अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जिसे अध्ययमान भी कहा जाता है। इनकी रचना है साथियों संदेश रासक। कौन सी रचना है? अब्दुल रहमान, जिनकी रचना है संदेश रासक। इन्हें अध्ययमान भी कहा जाता है साथियों। अध्ययमान भी कहा जाता है साथियों। ये अब्दुल रहमान के अन्य नाम है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसको अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ऐसे याद रखिए साथियों आप, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो आप ऐसे याद रखें अब्दुल रहमान ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का पहला कवि माना है। ये मुल्तान के निवासी थे। जाति की बात करते हैं साथियों, उनकी जाति बुनकर भी बताई जाती है, तंतुवाय भी बताई जाती है और वयन जीवी भी इनकी जाति बताई जाती। किसकी? अब्दुल रहमान की। इन्हें हिंदी का प्रथम ज्ञात मुस्लिम कवि माना गया है साथियों।
साथियों ध्यान रखिए 2016 के कंपटीशन हिंदी में से साथियों मैं वरिष्ठ अध्यापक हूँ और उस समय ये प्रश्न आया था शायद कि हिंदी का प्रथम ज्ञात मुस्लिम कवि कौन सा है। तो साथियों ध्यान रखने वो कौन है, अब्दुल रहमान हिंदी के प्रथम ज्ञात मुस्लिम कवि। हाँ साथियों, उस समय साथियों 300 में से साथियों मेरे 272 अंक थे, 274 अंक थे साथियों। हिंदी विषय में जो 300 का पेपर होता है तो उसमें 274 अंक थे साथियों मेरे हिंदी विषय में। हिंदी विषय से साथियों और इन्हीं नोट से साथियों ये मेरे अंक आए हैं। तो आप निश्चित हो जाए, यदि आपने इन नोट्सों को याद कर लिया तो आपके भी साथियों में गारंटी देता हूँ कि आपके भी 274 से अधिक अंक होंगे। तो वीडियो बने रहेगा साथियों। आप इन हिंदी का मुस्लिम कवि माना जाता है। रचना की बात करते हैं, रचना इनकी संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की वियोगिनी की कथा वर्णित। क्या है साथियों, पहली बात तो ये खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की वियोगिनी की कथा वर्णित है। ध्यान रखना, संदेश रासक खंड काव्य है, यह ना तो मुक्तक काव्य है ना प्रबंध काव्य है साथियों। ध्यान रखना ये खंड काव्य है। आगे हिंदी में षड ऋतु वर्णन पद्धति का आरंभ संदेश रासक से ही माना जाता है। यह भी याद रखना, षड ऋतु वर्णन पद्धति का आरंभ षड यानी शेष याद रखना संदेश रासक, और संदेश रासक के रचयिता है अब्दुल रहमान, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि माना है। प्रिय साथियों याद रखना ये याद, पहली बात तो ये खंड काव्य है। विक्रमपुर की राजकुमारी विक्रमपुर की वियोगिनी का इसमें वर्णन है। षड ऋतु वर्णन पद्धति का आरंभ संदेश रासक से ही माना जाता है साथियों। संदेश रासक हिंदी का पहला धर्मेतर रास काव्य, ये भी ध्यान रखना, यानी इसमें धर्म के बारे में चर्चा नहीं की गई है। धर्मेतर रास काव्य है संदेश रासक। संदेश रासक एक दूत काव्य भी है। संदेश रासक 3 प्रकरणों में विभाजित है। पहली बात खंड काव्य है, षड ऋतु वर्णन पद्धति के हिंदी में यहीं से आरंभ माना जाता है। हिंदी का पहला धर्मेतर रास काव्य है, एक दूत काव्य है और ये 3 प्रकरणों में विभाजित है। प्रिय साथियों इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में उक्त 7 कवियों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। ये जो अपन 7 कवि पढ़े हैं साथियों, अपभ्रंश काव्य में पहला अपन ने स्वयंभू पढ़ा, फिर पुष्यदंतु पढ़ा, जोहिंदा पढ़ा, राम सिंह पढ़ा, राम सिंह के बाद साथियों अपन ने जीन धर्म सूरी पढ़ा और एक पढ़ा अब्दुल रहमान। इस प्रकार से इनको अपन ने 7 कवियों का अध्ययन किया। इन 7 कवियों को जो हिंदी साहित्य में स्थान दिया गया है वह है डॉक्टर नगेंद्र की देन है साथियों के। डॉक्टर नगेंद्र ने इन 7 कवियों का इनके साहित्य में वर्णन किया और उनके कारण ही साथियों इनको 7 कवियों का अपभ्रंश साहित्य में इनका वर्णन इनको पढ़ते हैं। कहने का मतलब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उनमें इन 7 कवियों को स्थान नहीं दिया है साथियों। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, पुनः इस लाइन को एक बार पुनः देखें आप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में उक्त 7 कवियों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को 2 नाम और 4 प्रकरणों में विभाजित किया है। आप इस प्रकार से याद करें कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो प्रथम कालखंड है जिसको साथियों हम क्या कहते हैं, आदि काल कहते हैं, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे वीर गाथा काल कहा। क्या कहा है, इसे आदि काल भी कहा, लेकिन इन्होंने वीर गाथा काल को पर ज़्यादा पक्ष लिया। तो इस वीर गाथा काल को इनको 2 नाम और 4 प्रकरणों में विभाजित किया है। 2 नाम यानी इन्हें आदि काल भी कहा और इसे वीर गाथा काल भी कहा है साथियों। आदि काल प्रकरण और वीर गाथा काल, ये देखो पहला आदि काल प्रकरण है और वीर गाथा काल है। आदि काल प्रकरण में एक सामान्य परिचय है, अपभ्रंश काव्य साथियों जिसमें 5 कवि है। वीर गाथा काल में साथियों
वीरगाथा काल को पुनः दो भागों में बांटा गया है, देश भाषा काव्य और फुटकर काव्य। देश भाषा काव्य में 7 रचनाओं को स्थान दिया और फुटकर रचनाओं में 2 रचनाओं को स्थान दिया। टोटल इनमें साथियों आदिकाल में 14 रचनाओं को साथियों इन्होंने स्थान दिया है। कितने रचनाओं को स्थान दिया? 14 रचनाओं को इन्होंने स्थान दिया है। सामान्य परिचय, अपभ्रंश काव्य में 5, देश भाषा काव्य के 7 और फुटकर रचनाओं की साथियों कितनी है? 12। कुल मिलाकर इन्होंने कितने? 14। टोटल कितनी होती साथियों? 14 रचना होती है। 14 रचनाओं को इन्होंने आदिकाल में स्थान दिया है प्रिय साथियों। आगे बात करते हैं। शुक्ल जी ने आदिकाल के द्वितीय प्रकरण का नामकरण अपभ्रंश काव्य करते हुए 5 रचनाकारों का नाम दिया है। कितने रचनाकारों? हाँ, नामकरण अपभ्रंश काव्य करते हुए 5 रचनाकारों का परिचय दिया है। शुक्ल जी ने द्वितीय प्रकरण का नाम क्या रखा? अपभ्रंश काव्य करते हुए साथियों इसका ये देखो सामान्य परिचय है और ये अपभ्रंश काव्य, इसमें 5 रचनाकारों को इन्होंने स्थान दिया है। पुनः ध्यान रखना, यहाँ आपको थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ 2 तो नाम है और 4 प्रकरण है। 2 नामों की बात करते हैं तो एक तो आदि प्रकरण है, वीरगाथा काल है। आदि प्रकरण को भी साथियों 2 भागों में बांटा है, सामान्य परिचय और अपभ्रंश काव्य परिचय। इसी प्रकार वीरगाथा काल को भी 2 भागों में बांटा है, देशी काव्य और फुटकर काव्य। देशी काव्य 7 है, 7 साथियों, और फुटकर काव्य 2 है। टोटल 14 है यहाँ पर साथियों, ध्यान रखिएगा। शुक्ल जी ने आदिकाल के द्वितीय प्रकरण का नामकरण अपभ्रंश काव्य करते हुए 5 रचनाकारों का विवेचन किया। 5 रचनाकार कौन? हेमचंद्र, मेरुतंग, सोमप्रभ सूरि, विद्याधर, सारंगधर का परिचय दिया है। 5 रचनाकारों का, किसमें? आदिकाल के द्वितीय प्रकरण का नामकरण अपभ्रंश काव्य करते हुए 5 रचनाकारों को नाम का विवेचन किया है। पहला हेमचंद्र, मेरुतुंग है, सोमप्रभ सूरि है, विद्याधर और सारंगधर का परिचय दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय प्रकरण का जो नाम रखा अपभ्रंश काव्य करते हुए, इनमें कितने कवियों का स्थान दिया है? ये अपभ्रंश काव्य, इसमें 5 कवियों का स्थान दिया है। और 5 कवि प्रिय साथियों कौन कौन से? ध्यान रखना, हेमचंद्र है, मेरुतुंग है, सोमप्रभ सूरि है, विद्याधर है और सारंगधर का परिचय दिया। इस प्रकार से 5 रचनाकारों को इसमें स्थान दिया है। आगे की बात करते हैं साथियों, आगे इसमें और भी है। प्रकरण में आचार्य शुक्ल ने सिद्धों और नाथों की रचनाओं की चर्चा की है, जिन्हें वे शुद्ध साहित्य न मानकर सांप्रदायिक रचना मानते हैं। यानी सिद्धों और नाथों को साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको आदिकाल में नहीं रखा है। आदिकाल में नहीं रखा, इनको इन्होंने सांप्रदायिक रचना कहा है और सांप्रदायिक रचना कहकर इन्हें शुद्ध साहित्य नहीं माना है। इस बात को ध्यान रखना आप। प्रकरण में आचार्य शुक्ल ने सिद्धों और नाथों की रचनाओं की भी चर्चा की है, जिन्हें वह शुद्ध साहित्य ने मानकर सांप्रदायिक रचना मानते। प्रकरण कौन सा? जिन्होंने आदिकाल के 2 भाग और 4 जो साथियों 4 जो नाम दिए 4 प्रकरणों में, तो इन 4 प्रकरणों में साथियों इन्होंने सिद्धों और नाथों को स्थान नहीं देकर इन्होंने साहित्यिक रचना नहीं मानकर इनको सांप्रदायिक रचना माना है। सिद्धों और नाथों की रचना का उल्लेख करने का उद्देश्य यह दिखाना था कि भक्तिकालीन निर्गुण संत मत के विचार के लिए इन्होंने किस प्रकार पहले से रास्ता तैयार कर दिया था। भक्ति काल का जो संत मत है साथियों, संत मत है, जो संत मत के जो अनेक विचार है साथियों, लगभग संत मत है वो सिद्धों और नाथों की देन माना जाता है। सिद्धों और नाथों की देन, क्योंकि सिद्धों की भी कई अच्छाइयाँ संत मत में है, कहीं नाथों की भी इसमें संत मत में है। तो उनका कहना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कि सिद्धों और नाथों की रचना का उल्लेख करने का उद्देश्य यही दिखाना है कि भक्तिकालीन निर्गुण संत मत के विचार के लिए इन्होंने किस प्रकार पहले से रास्ता तैयार कर दिया था। आचार्य शुक्ल द्वारा विरचित अपभ्रंश के प्रमुख कवि निम्नलिखित है साथियों। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश में किन या अभ्यास नहीं साथियों, यहाँ है अपभ्रंश कवियों। कौन कौन से कवियों को आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश में स्थान दिया है साथियों? तो वह 5 कवि है। जो 5 कवि अपन बात कर रहे हैं, ये 5 कवि है।
पहला हेमचंद्र है, मेरुतुंग है, सोमप्रभ सूर्य, विद्याधर है, सारंधर है। इन 5 कवियों को अपभ्रंश काव्य प्रकरण के अंतर्गत आचार्य शुक्ल ने इन 5 कवियों को स्थान दिया है, जो इन्होंने अपभ्रंश के कवि माने। हेमचंद्र, मेरुतुंग, सोमप्रभ सूर्य, विद्याधर, सारंधर का परिचय दिया है। इसमें साथियों एक क्लास एक और कवि रह गए साथियों, शायद मुझे पता है, धनपाल। धनपाल को भी आप ध्यान रखें साथियों। इस प्रकार से अपने 7 कवियों डॉक्टर नगेन द्वारा बताए गए 7 कवि है। ये देखें धनपाल, और धनपाल की रचना का नाम पढ़ते हैं तो ये भविष्यत काल है इनकी रचना है साथियों। भविष्यत काल इनकी रचना है। इस रचना में भविष्यत दत्त की कथा के माध्यम से श्रुत पंचमी का महात्म्य वर्णित है। क्या है? भविष्यत कहा है, भविष्यत कहा इनकी रचना का नाम है। धनपाल की रचना का नाम है भविष्यत कहा, और इस रचना में भविष्य दत्त की कथा के माध्यम से श्रुत पंचमी के महात्म्य का वर्णन किया गया है। किसमें? भविष्यत कहा में। और भविष्यत कहा जो रचना है साथियों वो है धनपाल की। तो इस प्रकार साथियों ये आज क्लास है समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ साथियों को आपको क्लास बहुत बेहतरीन लगी होगी, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाएगा साथियों। और आपसे मैं विनम्र मेरा निवेदन है कि साथियों इस क्लास को आप अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिएगा साथियों। थोड़ी सी मेरी यदि हेल्प करेंगे साथियों तो मैं आपके लिए और भी अच्छा मैटर या मेरा जो भी है मैं 100% देने की कोशिश करूंगा साथियों। इसलिए प्रिय साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसको अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ भी शेयर करिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम साथियों।